Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 7 दिसंबर 2023. तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 114 सीट्स माइग्रेंट कोटा क्लियर्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। तो इसमें देखते हैं क्या है। Lok Sabha passed bill. Amit Shah says reservation of seat for those displaced in 1990 will ensure that the voice of community is heard loud and clear in the new house. ये न्यू हाउस इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहां से 370 एब्रोगेशन हो गया था इसीलिए। और इसमें क्या है कि लोकसभा ने अभी पास किया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। उसके तहत ये जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है, जो पीपल डिस्प्लेस्ड हो गए थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से एंड जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, वो कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं 114 सीट जो अभी बना है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में। तो देखते हैं किनको कितना सीट मिला है। और ये भी बोला गया है कि और अपोजिशन ने ये बोला है कि एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, जो कॉन्स्टिट्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो लोग बोल रहे हैं कि एब्रोगेशन तो हो गया है, लेकिन क्या वहां पे टेररिज्म भी खत्म हो गया है? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि उन्होंने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि जैसे ही 370 खत्म होगा पूरा वहां टेररिज्म खत्म हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि जब वहां जीरो टेरर हो जाएगा, और क्योंकि जब से ये जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है उसके बाद से जो टेररिज्म है बहुत कम हो गया है। और जो 2026 तक अमित शाह जी ने ये दावा किया है कि 2026 के ईयर के अंत तक वहां पे 100% टेररिज्म खत्म हो जाएगा। और ये भी बोला है कि जो वहां से डिस्प्लेस्ड हो गए थे, जो अपने होम से, जो वहां के कश्मीरी थे जो 1990 में, वो फिर से इंश्योर कर पाएंगे अपने कम्युनिटी को। और वो भी क्लियर कर दिया है कि उनको वहां पे सीट मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में। और ये बोला गया है कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है वो इंक्रीज कर दिया गया है टोटल नंबर ऑफ सीट इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में। और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है उसमें जो है सीट इंक्रीज कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में, जो कि पहले था 107 लेकिन अब बढ़ करके 114 हो चुका है। और इसी के साथ साथ ये जो 9 सीट है वो स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रखा गया है, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और ये भी बोला जा रहा है कि जितने भी जो पीपल्स है, जो वहां के माइग्रेंट और कश्मीरी है जो डिस्प्लेस्ड हो गए थे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया में, और जो भी वॉर के टाइम जो भी थे, जो उनके एंसेस्टर थे, और जो 1947 में या 1965 में या 1971 में, तो उन लोग को भी एक स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा। और यही सब है इसमें। अब देखते हैं कि ये जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ। तो इसमें बताया गया है वही सब है कि रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो इंक्रीज हुआ है टोटल नंबर ऑफ सीट इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में, वो 114 कर दिया गया है जो कि पहले था 107 में। और 9 सीट रिजर्व किया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये भी बोला गया है कि इट ऑल्सो empower द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट 3 members टू असेंबली और 2 members फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट और कम्युनिटी, or with one nominee being a woman and one member from among the people from Pak occupied Kashmir who took refuge in India following the wars with Pakistan in 1947 and 1965 and 1971। तो यहाँ पे एक स्पेशल पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी दिया है, जैसे कि लोकसभा जैसे कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के पास है, उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पावर दिया गया है कि वो अपने तरफ से 3 जो मेंबर है वो अपॉइंट कर सकते हैं। और उसमें से भी 2 जो है वो माइग्रेंट कम्युनिटी के होने चाहिए, और उसमें से एक तो वेमेन होनी चाहिए, वो मैंडेटरी है। और एक जो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया से बिलोंग करते हैं, और जो ये जो वॉर हुआ था जिस वजह से वो लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे, और वो 1947 में हो या फिर 1965 में हो या 1971 में हो, तो उनको भी सीट मिलेगा। और ये जो रिजर्वेशन बिल सीक टू रिप्लेस द टर्म वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास, और उसके जगह पे ये सोशल क्लास यूज करेंगे। और इन द जेएनके रिजर्वेशन एक्ट 2004 टू अदर बैकवर्ड क्लास, और ये बोला जा रहा है कि ये जो है वीक के जगह पे ये लोग सोशल क्लास का यूज करेंगे वर्ड। तो इसका कंटिन्यूएशन आर्टिकल देखते हैं
तो ये अभी जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया ये उसी का कंटिन्यूएशन है। माइग्रेंट कोटा क्लियर्ड फॉर जे&के असेंबली। इसमें यही बोला जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो रिजर्वेशन बिल है उनको रिप्लेस करके रिजर्वेशन बिल को जो वर्ड है वो स्पेसिफिक उस टर्म को जो पहले बोला गया था कि वीक और अंडर प्रिविलेज्ड क्लास उसको रिप्लेस कर दिया गया है सोशल क्लास से। और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट जो था जो 2004 में उसको वो बोला गया है अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये डिक्लेयर किया गया है यूनियन टेरिटरी के द्वारा। और ये जो 2004 में जो एक्ट आया था वो रिजर्वेशन के लिए था और अपॉइंटमेंट एंड एडमिशन के लिए था कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जो मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है या फिर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास है उनके लिए था। और अभी क्या है कि ये जो मिस्टर शाह ने ये बोला कि अपोजिशन कंटेंशन दैट लॉ कैन नॉट बी अमेंडेड एज द प्रिंसिपल एक्ट पास्ड ऑन अगस्त 5 2019। और ये बोल रहे हैं क्या कि जो अपोजिशन हमेशा क्लेम करते हैं तो मिस्टर शाह जी ने ये बोला है कि अपोजिशन के कहने पे ये जो एक्ट पास कर दिया गया है अगस्त 5 2019 में जब ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था उस टाइम तो उसमें कोई चेंजेस नहीं लाया जाएगा। और ये भी बोला है मिस्टर शाह ने कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जो जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने हिस्टोरिकल ब्लंडर किया है क्योंकि ये जो कश्मीर वाला एरिया है जब उनको एक तो ये जो केस है जो यूनाइटेड नेशन में नहीं ले जाना चाहिए था और ये खुद ही से सॉल्व करना चाहिए था। और दूसरा ये किया बोला उन्होंने कि ये जो मिस्टर शाह जी ने कि नेहरू हैज टेकन ए राइट स्टेप्स ए लार्ज चंक ऑफ टेरिटरी वुड नॉट हैव बीन सीडेड एंड पीओके वुड हैव बीन पार्ट ऑफ इंडिया। और भी अमित शाह जी ने बोला है कि नेहरू जी ने उस समय कोई राइट स्टेप नहीं लिया क्योंकि वो जो टेरिटरी थी वॉर के बाद भी बहुत सारी टेरिटरी जो हमारी पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर एरिया है वो हमारे अंदर आ गया था लेकिन फिर भी उन्होंने वो एरिया छोड़ दिया। और ये बोला कि ये अपने एरिया से जा करके वहां से वॉकआउट हो गए और उन्होंने वो एरिया उस समय छोड़ दिया था। और उसी तरह से ये जो बीजू जनता दल के जो लीडर हैं और भारतृ हरि और महताब जी ने उन्होंने भी मॉकरिंग किया कि जवाहरलाल जी ने ऐसा ही कुछ हिमालयन ब्लंडर भी किया है कि हिमालय का भी बहुत सारा रीजन था वो भी उन्होंने छोड़ दिया था। और दे आर कनेक्टिंग टेररिज्म विद द आर्टिकल। और मिस्टर शाह जी कह रहे हैं क्या कि ये जो आर्टिकल 370 है उसको टेररिज्म से कनेक्ट किया जा रहा है। और जो अपोजिशन है वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद भी वहां से टेररिज्म नहीं खत्म हुआ है। तो फिर अमित शाह जी ने बोला कि वहां से जो टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से वहां पे टेररिज्म जो है वो बहुत डिक्रीज हो गया है और 2026 तक वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा 100%। तो ये आर्टिकल हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। और ये दूसरा आर्टिकल हम लोग डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट नीड्स लैटिट्यूड टू मेक पीस से सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को शुड गिवन द लीवे इफ ए कॉम्प्रोमाइज इज नेसेसरी टू सेव द नेशन। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये देखते हैं। ये जो असम अकॉर्ड हुआ था 1985 में जिसकी वजह से ये न्यू सिटीजनशिप रेजिम लाया गया था। और ये कब आया था ये जो राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट थी तो वहां पे क्या है उस समय बहुत ज्यादा माइग्रेशन बहुत हो रहा था और उस वेव और उसकी वजह से वायलेशन बहुत हो रहा था जो वायलेंट और एंटी इमिग्रेंट जो प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उससे बचने के लिए राजीव गांधी जी ने ये उसको थ्रेटन करने के लिए अपने नेशनल पीस को बचाने के लिए उन्होंने ये सिटीजनशिप एक्ट वो लाए थे जो और असम अकॉर्ड लाए थे 1985 में। फिर उसके बाद और ये भी बोला जा रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं क्या यू मस्ट गिव द गवर्नमेंट दैट लैटिट्यूड। और गवर्नमेंट को ये लैटिट्यूड है ना देना चाहिए। और ये जो अभी भी क्योंकि उस समय से जब से ये आया है असम अकॉर्ड 1985 उस समय से जो नॉर्थ ईस्ट में है वो इंसर्जेंसी चला आ रहा है। और ये जो इंसर्जेंसी है और वायलेंस है तो उसकी वजह से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑब्जर्व जो उन्होंने किया है उसके तहत उन्होंने बोला है कि ये जब से चला आ रहा है तब से यहाँ पे कोई पीस नहीं डेवलप हो रहा है। और बेंच का ये भी कहना है क्या द बेंच वाज हियरिंग ए सीरीज ऑफ पिटीशन फाइल्ड बाय इंडिजिनस ग्रुप फ्रॉम आसाम व्हिच हैव challenged section 6A of Citizenship Act of 1955। और उस समय से बहुत सारे जो है
वो चैलेंजेस आ रहे हैं, या बहुत सारे जो आसाम के पीपल है वो चैलेंज कर रहे हैं सेक्शन 6A को, और 6A जो मेंशन है सिटीजनशिप एक्ट 1955 उसमें, तो उसी के लिए ये बोला जा रहा है बिकॉज ए बीकॉन फॉर मोर फॉरेन इनफिल्ट्रेशन इन आसाम लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लोकल कल्चरल आइडेंटिटी। और ये इसलिए लाया गया था, ये जो आसाम अकॉर्ड या उससे भी पहले जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 का, क्योंकि आसाम में बहुत ज्यादा जो फॉरेन का ये जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा था, जो फॉरेन का इन्वेजन हो रहा था, उसकी वजह से यहाँ की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो ये खतरे में पड़ रही थी और उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, इसलिए वो लाया गया था। और ये बोला जा रहा है क्या कि जो ये नॉट जस्टिफाइड, जो मिस्टर दीवान है उन्होंने कहा कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है, देयर वाज अ वायलेंट पॉलिटिकल एजिटेशन लीडिंग टू ए पॉलिटिकल सेटलमेंट वाज नॉट सफिशिएंट और बेसिक टू सिंगल आउट आसाम फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इंटायरली न्यू सिटीजनशिप ग्लैम अंडर 6A। तो ये कह रहे हैं क्या, ये जो मिस्टर दीवान है वो कह रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही सेटल करना ही वो सिर्फ गवर्नमेंट के सेटलमेंट होने से ही वहां की जो शांति है या फिर जो आसाम का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा, और इसीलिए ये जो न्यू सिटीजनशिप जो है रेजिम लाया गया है 6A के अंडर, तो उसी में वो भी सफिशिएंट नहीं है। और ये जो इलीगल इमिग्रेशन होता है और टू आसाम में और हैव बीन रिवार्डेड विद द बेनिफिट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, और ये जो दीवान कह रहे हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन होता है तो उसकी वजह से ये जो इंडियन सिटीजनशिप है उसमें बेनिफिट हो रहा है। और ये भी कह रहे हैं क्या, एवरी एवरी कॉम्प्रोमाइज मेड इज नेवर परफेक्ट। और ये और बोला जा रहा है कि ये जो कभी भी जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है या परफेक्ट नहीं होता है। और ये भी बोला जा रहा है कि द स्टेट ऑफ आसाम वाज रिवन विद स्ट्राइफ एट द टाइम, डज द गवर्नमेंट अराइव एट दिस कॉम्प्रोमाइज टू ब्रिंग पीस टू आसाम और अलाउ द स्ट्राइफ रिडन स्टेट टू कंटिन्यू in its path of violence merely because of compromise may discriminate among the states। ये मिस्टर दीवान ये कह रहे हैं कि ये जो है देखना ये है कि गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज करके वहां पे शांति लाती है या नहीं, या फिर सिर्फ अपने ये जो गवर्नमेंट को अपने जो है मन मुताबिक काम करके वहां पे जो वायलेंस हो रहा है वो कंटिन्यू रखना है। or there are vexed issues, any solution found can be an inexact one, CJI asked मिस्टर दीवान। और ये भी बोल रहे हैं क्या कि कोई भी सॉल्यूशन है ना कोई भी सॉल्यूशन वो लाना चाहिए। और but the senior lawyer argued that section 6A was discriminatory in itself। और ये जो वहां के जो सीनियर लॉयर हैं जो मिस्टर दीवान है वो ये कह रहे हैं कि ये जो सेक्शन 6A है वो खुद में ही एक डिस्क्रिमिनेटरी है, वो खुद ही ये डिस्क्रिमिनेट करता है और जस्टिस नहीं देता है। तो चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया, अगर इसमें फर्दर कुछ न्यू आएगा आर्टिकल तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। और ये एक आर्टिकल है विच इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन ये एक टीन जो है ब्रदर ने जो मात्र 17 ईयर ओल्ड का है, उसने अपने एल्डर सिस्टर का मर्डर कर दिया ओनली बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो ये किसी ऐसी बॉय के साथ लव अफेयर में थी। तो ये जो है अभी तक वहां पे जो जो शेड्यूल कास्ट या फिर जो कास्ट का है वो इतना इंपॉर्टेंस है, और एक छोटा जो माइनर बॉय है उसके दिमाग में भी इस तरह से बैठा दिया गया है कि ये जो कास्ट कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से उसने अपने बहन को मारने से एक बार भी नहीं सोचा। तो ये कास्ट जो चीजें हैं जो हम लोग इतना जस्टिस, और ये जो कल ही मैंने एक आर्टिकल जो सोशल जस्टिस पे आया था वो मैंने एडिटोरियल का आर्टिकल फुली कवर किया है कि कैसे इन्हांसमेंट होना चाहिए, लेकिन आज ही एक आर्टिकल आया है जिसमें ये कास्ट के बेसिस पे इतना बड़ा वहां पे हाइप है कि एक छोटा बच्चा भी जो है जो अभी तक वो फुली ये माइनर है वो, और उसने इस टाइप का जो मर्डर जैसा क्राइम कर दिया, क्योंकि ये कास्ट वहां पे जबकि बच्चों को उतना ये नहीं होता है कास्ट का, ये बड़े लोग ज्यादा करते हैं कि कास्ट का कैसे वो छुआछूत मानना है या छोटे कास्ट से दूर रखना है या छोटे कास्ट के साथ खाना नहीं खाना है या फिर SC ST के साथ हमें हाथ नहीं मिलाना है या फिर उनके साथ खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। लेकिन ऐसे जब बड़े जो छोटे हैं उनके दिमाग में भी इतना कुछ है, तो मतलब ये कास्ट का कब खत्म होगा, और ये एथिकली ये क्या ये सही है?
तो ये आप लोग केस स्टडीज में अक्सर पूछ देते हैं कि इफ यू विल बी एन आईएएस ऑफिसर तो हाउ विल यू टैकल ऑल दिस थिंग्स, एंड ये जो कास्ट सिस्टम है या कास्ट इश्यूज है तो हाउ विल यू टैकल, क्योंकि एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एथिक्स के केस स्टडीज में एक क्वेश्चन आ चुका है कि इफ यू विल बी एन आईएएस ऑफिसर ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट या फिर इन एनी डिस्ट्रिक्ट, हाउ विल यू कन्विंस द पीपल कि जो एससी जो वहां के कुक हैं जो स्कूल में तो उनका बना हुआ कोई खाना नहीं खाता है, तो आप कैसे वहां के लोगों को आप कन्विंस करेंगे कि लोग वहां पे खाना खाएं या एससी वाले पीपल को एक्सेप्ट करें। तो इसीलिए ये मैंने आर्टिकल वो ये डिस्कस कर लिया। तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। अब ये देखते हैं आर्टिकल, फार्मर्स बियर द ब्रंट ऑफ मिचोंग हैवॉक इन आंध्र प्रदेश। तो ये जो है प्राइमरली एस्टिमेट ऑफ लॉस प्रिपेयर्ड, ये तो पहले से ही लॉस पहले से प्रिपेयर कर लिया गया था कि इतना हमें लॉस होगा, उसी से की वजह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में और ये जो तमिलनाडु है और वहां पे सारे जगह पे कैंप बना दिया गया था, लोगों को रेस्क्यू भी करवा दी गई थी, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा वो दिक्कत हो जाएगा, इतना ज्यादा लॉस होगा ये नहीं पता था। लेकिन अभी देखते हैं कि अब ये जो फार्मर्स है वो कौन से दिक्कत फेस कर रहे हैं अभी। और ये जो रेस्टोरेशन वर्क टेकन अप इन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, जो ये बापतला है, गुंटूर है, कृष्णा है, नेल्लोर है, तिरुपति है और विजयनगरम है एंड वेस्ट गोदावरी है। तो यहाँ पे चेन्नई तो अफेक्टेड हुआ ही है, आंध्र प्रदेश भी बहुत अफेक्टेड हुआ है। और मैंने परसों के जो 3 दिसंबर का जो आर्टिकल है और 4 का है उसमें मैंने आंध्र प्रदेश का मैप डिटेल में डिस्कस किया है कि ये सारे एरिया कहाँ पे लोकेटेड है और कौन से रिवर बहती है और ये क्या उसका मैप है और कितना लैटिट्यूड है, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं ये जो साइक्लोन मिचोंग है वो बहुत सारे लॉस दे करके गया है और पार्टिकुलरली फार्मर्स के लिए, और फार्मर्स में भी कौन सा लॉस हुआ है, अभी जो सीजन है पैडी का, तो पैडी के जो फार्मर्स है उनमें जो आंध्र प्रदेश में बहुत लॉस हुआ है, और ये जो लॉस है इनकर्ड किया जा रहा है फार्मर के द्वारा, और जो रेस्टोरेशन वर्क है वहां पे वो भी है ना वो शॉर्ट आउट किया जा रहा है। जो बापतला डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा ही साइक्लोन का सबसे ज्यादा जो ये साइक्लोन का प्रभाव पड़ा है वो बापतला डिस्ट्रिक्ट में गुंटूर, कृष्णा, नेल्लोर, तिरुपति, विजयनगरम और वेस्ट गोदावरी वहां पे। और ये जो वहां पे जो चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने बताया है कि ये जो सपोर्ट करेंगे जितने भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं और जो ये उनको वो सपोर्ट करेंगे, और ये जो है और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो ह्यूमैनिटी एंड सिंपैथी भी वो देंगे, और ये जो फाइनल और जिनको जो फाइनेंशियली और जो फार्मर्स जो जिनका जो पेडी है ये सब खराब हो गया है तो वो उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। और वहां पे क्या है उसकी वजह से ये जो डिस्ट्रिक्ट है जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो भी एग्रीकल्चर वाला एरिया तो खराब हुआ ही है, साथ के साथ वहां पे ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो रोड पे भी पूरा पानी भर गया है, और रोड पे भी जो बहुत ज्यादा ये जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 5 जो कनेक्ट करता है कोलकाता एंड चेन्नई को, वो भी सफर कर रहा है और डैमेज हो गया है। और जो बिटवीन Nedupeta and Tada as water from the कालंगी रिवर फ्लोड ऑन टू द रोड, और ये जो वहां पे ये जो एरिया है वहां पे कालंगी रिवर फ्लोड कर रही है वो रोड पे ही, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट भी ये जो नेशनल हाईवे है वो भी ब्लॉक हो गया है, तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो सकता है। और वहां पे क्या है डैमेज हुआ है और ये जो डैमेज जो इफेक्ट किया है 11.53 लाख पावर सर्विसेज को एंड 1.65 लाख एग्रीकल्चर सर्विसेज को। और फिर उसके बाद ये जो पैडी है ऑन थाउजेंड्स ऑफ एकर हैज बीन सबमर्ज्ड अक्रॉस द गोदावरी रीजन ओइंग टू इंक्रीज और इंसेसेंट रेन, और अभी ये जो रेन हुआ है उसकी वजह से गोदावरी रिवर बहुत ज्यादा भर गई है, तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ है वो जो पेडी जो अभी एग्रीकल्चर था वहां पे वो सारा कुछ बहुत हैम्पर हुआ है। और ये जो कोना सीमा रीजन है और जो पेडी का ओवर 16,000 एकर्स हैज बीन पार्शियली सबमर्ज्ड बट मच ऑफ द यील्ड कुड बी हार्वेस्टेड, और वहां पे कुछ तो हार्वेस्ट किया जा सकता है लेकिन बहुत सारे जो है वो सबमर्ज्ड हो गए हैं पानी के अंदर। तो चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब ये आर्टिकल है नेविगेटिंग द यूएस चाइना रिलेशनशिप, कि यूएस और चाइना का ये जो रिलेशन है वो कैसे नेविगेट होगा वापस से जो पहले से डेटोरिएट हो चुका है।
तो अभी देखते हैं कि अभी इसमें नया क्या आया है। अभी जो है ना यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और जो चाइनीज के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उनका समिट हुआ था ये सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 15 को, और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें। तो ये न्यूज में क्यों है और फिर ये जो मीटिंग हुआ था तो उससे क्या निष्कर्ष निकला, तो ये है कि ये जो दीज चैनल्स वेयर क्लोज्ड आफ्टर नैन्सी पेलोसी एंड स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कंट्रोवर्शियल विजिट टू ताइवान इन अगस्त 2022। और ये है क्या, पहले तो यहाँ पे इन लोगों का ये जो टसल था वो चल ही रहा था, उसकी वजह से इन लोगों ने एक दूसरे पे सैंक्शन भी लगा दिया है और टैरिफ को भी ब्लॉक कर दिया है, जो वहां के ट्रेड होते थे उसमें भी बहुत सारा, वो हम लोग आगे देखेंगे कि किन किन चीजों पे इन्होंने टैरिफ लगा दिया है और जो ट्रेड होता था वो ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ये जो ये चाइना और जो अमेरिका का जो टेंशन है वो राइज कब हुआ फिर से, ये राइज तब से हुआ जब ये जो लास्ट जो अगस्त था 2022 में, जब वहां की ये जो नैन्सी पेलोसी है जो स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने विजिट किया था ताइवान में और ताइवान को उन्होंने अपना सपोर्ट दिया था, क्योंकि ये जो फर्स्ट विजिट था, ये फर्स्ट टाइम है ना कोई विजिट किया था 25 ईयर्स में। और ये सेल्फ रूल्ड आइलैंड स्टेट, और ये ताइवान जो है वो सेल्फ रूल्ड आइलैंड स्टेट है, क्योंकि ये वहां पे जो है ये डेमोक्रेटिक वो कंट्री है, इन्होंने अपना सेल्फ रूल बना लिया है, और जो चाइना है वो कम्युनिस्ट है, तो इसीलिए इन्होंने ये अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं और सेल्फ रूल्ड मानते हैं। तो वहां पे उनका विजिट हुआ था, और इसका जो है और चाइना और ताइवान का जो स्टेटस है रिमेन्स ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द वर्ल्ड बिगेस्ट सुपर पावर, और विद चाइना परसुइंग द गोल ऑफ रीयूनिफिकेशन इनटू द मेनलैंड, और चाइना जो है अंडर द वन चाइना पॉलिसी, और चाइना ने ये कहा है कि चाइना जो है ये 2047 में तक वो ताइवान को अपने वन चाइना पॉलिसी के तहत वो फिर से अपने चाइना में शामिल कर लेगा। लेकिन ये जो यूएस है वो ताइवान का अलाइज है, तो वो हमेशा अड़ा रहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर ये सुपर पावर है अमेरिका, अगर चाइना ने ये वापस से इस ताइवान को अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया तो फिर ये जो है यूएस का जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है ताइवान हमेशा यूएस और चाइना के बीच के टसल का कारण बना रहता है। अब देखते हैं आगे क्या है। ये जो प्रेसिडेंट है बाइडेन हैज ऑन सेवरल ओकेजन प्लीज्ड दैट द यूएस वुड इंटरवीन इफ चाइना अटैक्ड ताइवान, और प्रेसिडेंट जो कोई भी, जब वो यूएस के प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन वो हमेशा सारे प्रेसिडेंट यही बोलते हैं कि चाइना ताइवान को ये यूएस प्रेसिडेंट बचाएंगे जब भी चाइना अटैक करेगा या फिर अपने टेरिटरी में शामिल करने की कोशिश करेगा तब। और ये जो बीजिंग है कंडेम्ड करता है कि पेलोसी इज ट्रेवल एज कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सीरियस वायलेशन ऑफ द स्टेटस को ये ऐसा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फॉरेन से ये अगर कोई आ रहा है, और ये जो मिस पेलोसी थी तो उनको चाइना में आना चाहिए था, और चाइना से अगर वो ट्रेड का कुछ बात करती हैं या फिर अगर कोई मीटिंग होता है तो उनको चाइना में आना चाहिए, ना कि ताइवान जाना चाहिए। और प्रेसिडेंट जी who has often asserted his resolve to reunify the island with the motherland, or warned his counterpart that Washington was playing with fire, और उसने ये भी कहा है कि ये मेरा मदरलैंड है और इसको तो मैं लेके ही रहूंगा, अगर वॉशिंगटन इसमें वो जो काउंटर पार्ट या फिर अगर इंटरफियर करता है तो फिर वो आग से खेलने का काम कर रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। वेयर डज द ट्रेड डिस्प्यूट स्टैंड, ये कहाँ स्टैंड करता है, और ये जो हॉस्टाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और बिजनेस है फ्रॉम द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट इकोनॉमीज आर हैविंग टू नेविगेट एन इक्वली वोलाटाइल इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, और ये जो दो सुपर पावर, क्योंकि चाइना भी इतना ज्यादा राइज किया है और ग्रोथ किया है कि अब ये भी सुपर पावर की कैटेगरी में आने लगा है, तो ये जो है ये जो वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट इकोनॉमीज are having navigate an economic volatile economic and trade policy framework, तो इनका जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, लेकिन बहुत सारी चीजों पे इन्होंने जो टैरिफ ब्लॉकेट भी लगाया हुआ है। और ये भी देख रहे हैं क्या, ये जो बाइडेन इशूड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन जून 2021 ब्लैक लिस्टिंग 59 डिफेंस एंड सर्विलांस कंपनीज अंडर द सो कॉल्ड चाइनीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल और कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है बाइडेन ने ये जो 59 जो डिफेंस है और सर्विलांस कंपनी को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और ये बोल के कि चाइनीज ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है कि इसमें मिलिट्री का भी रूल है, तो इसलिए हम यहाँ से ये जो है ना डिफेंस और सर्विलांस कंपनी के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे।
और this is in addition to the Trump administration blacklisting 2019 of several Chinese artificial intelligence startups for alleged human rights because abuses in Xinjiang। और 2019 में भी उन्होंने बहुत सारे जो चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप था उसको भी जो है ना वो एलिजली ये बोला कि यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का अब्यूज कर रहे हैं और वो जिनजियांग में अब्यूज हो रहा है। or a case in point is the sweeping control the Biden administration enacted in October 2022 फर्दर एक्सटेंडेड अक्टूबर 2023। और ये जो बाइडेन ने जो भी ये जो कंट्रोल किया था वो एक्सटेंड होते जा रहा है ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर चिप एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। और ये जो द कर्व बार यूएस एंड नॉन यूएस फार्म वुड प्रोडक्ट कंटेन अमेरिकन टेक्नोलॉजी फ्रॉम सप्लाइंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू स्पेसिफिक चाइनीज कंपनीज। और ये जो स्पेसिफिक चाइनीज कंपनीज से जो हार्डवेयर और चिप जो बनता था उस पर भी रोक लगा दिया गया। और बिसाइड प्रोहिबिटिंग अमेरिकन, और फिर उसका जो है वो ये चाइना ने भी उसका रिएक्शन दिया और फिर रिएक्ट किया। तो ये जो बिसाइड प्रोहिबिटिंग अमेरिकन चाइनीज एंड फॉर्म द कोलैबोरेटिंग विद चाइनीज चिप मेकर्स एक्सेप्ट अंडर स्पेशल परमिशन। और ये बोला कि ये जो फिर अमेरिका ने कुछ बहुत सारी चीजों पे तो रोक लगा ही दिया है लेकिन कुछ कुछ जो चीजें उन्होंने अलाउ कर रखी हैं, तो वही अभी स्पेशल परमिशन के तौर पे वो जो चाइनीज का जो चिप मेकर है और वो कोलैबोरेट करते हैं और उन्हीं से काम होता है बस अभी। और इसका रैशनल क्या है, और ये जो है कि ये जो एक्सपोर्ट बैन करने का ये क्या मकसद क्या है उनका, ये अमेरिका का। और ये जो एक्सपोर्ट बैन्स इज टू अंडरकट बीजिंग से स्ट्राइक्स इन एआई एंड सुपर कंप्यूटिंग विच हैव पावर्ड इट्स सुपरसोनिक एंड न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी। और इसलिए इन्होंने ये सारी चीजों को बैन लगा दी है, सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि ये जो अमेरिका, ताकि अमेरिका को ऐसा डर है कि ये जो चाइना है वो न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन ज्यादा से ज्यादा बना के वो ना थ्रेट ना पहुंचाने लगे वर्ल्ड में। इसीलिए जो मेन जो पार्ट्स है जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर वेपन्स बन सकती है उसको वो लोग रोकना चाह रहे हैं, which Washington views as detrimental to its security interest। और इससे सिक्योरिटी इंटरेस्ट का थ्रेट होगा। इसीलिए on the top of the ban on tech exports comes the executive order Biden issued in August and prohibiting US investment in the high tech arena। और वहां पे जो पहले जो एरिया था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और सुपर कंप्यूटिंग का जो यूएस का इन्वेस्टमेंट होता था चाइना में, वो भी उन्होंने रोक दिया और बंद कर दिया। और चाइना हैज, फिर चाइना ने क्या किया, चाइना हैज हिट बैक इन काइंड। और उसी तरह से चाइना ने भी उसका बदला लिया कि ये जो है ना क्लैंपिंग ए बैन इन जुलाई ऑन गैलीलियम एंड जर्मेनियम एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोचिप एंड वेपन्स सिस्टम। क्योंकि और वहां पे क्या है कि चाइना से गैलीलियम एंड जर्मेनियम जो एक्सपोर्ट होता था और रॉ मटेरियल जो वहां पे एक्सपोर्ट होता था ये माइक्रोचिप के प्रोडक्शन के लिए और वेपन सिस्टम के प्रोडक्शन के लिए, तो उस पे ना चाइना ने रोक लगा दी। क्योंकि एज यू नो आप लोग जानते हैं कि चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है और वहां पे का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पे जो ट्रेड है या सप्लाई चेन है चाइना का बहुत ज्यादा है। तो वहां पे रॉ मटेरियल का बहुत ज्यादा यूज होता है और वो ज्यादा इसीलिए एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। तो इसने भी अमेरिका पे जो जरूरी चीज थी जिससे माइक्रोचिप और जो भी वेपन्स बनते थे ना, और उसके लिए जो गैलीलियम और जर्मेनियम की जो बहुत ज्यादा जरूरत लगती है, तो इसलिए उसी पे रोक लगा दिया उसने। और फिर उसने सिर्फ इसी पे नहीं और भी बहुत सारी चीजों पे रोक लगा दी। और फिर बाद में जैसे कि एक्सपो और अदर टाइप ऑफ जैसे ग्रेफाइट होते हैं, वाइटल मिनरल होता है, और वाइटल मिनरल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, और वेयर चाइना एंजॉयज डोमिनेंस इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। और फिर उसने क्या किया, ये चाइना ने ग्रेफाइट पे भी और बहुत सारे मिनरल जो ये जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने में जो भी हेल्प करती हैं जो भी मिनरल, उस पे भी रोक लगा दिया कि हम इसका एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी के कारण अभी जो है ना चाइना जो है वो डोमिनेंसी क्रिएट कर रहा है कि वो अभी सबसे ज्यादा ग्लोबल सप्लाई चेन है, सबको ज्यादा वो सप्लाई सबसे ज्यादा पहुंचाता है इसीलिए। और ये जो गवर्नमेंट फर्दर टाइटन द एंटी एस्पियोनेज
and data protection laws on the ground of strengthening national security, forcing firms और specific email IDs and hive of country exclusive servers। और फिर अमेरिका ने ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा एक अपनी पैनी नजर बिछा दी है कि ये जो है ईमेल आईडीज है या फिर जो सिक्योरिटी है या फोर्सिंग फार्म्स है जो डेजिग्नेट करती थी कि कैसे भी करके वहां पे कि अमेरिका या किसी भी कंट्री का वो जो है प्राइवेसी थ्रेट ना हो, तो ये सारी चीजों पे भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अब देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। ये जो बायलैटरल डिस्प्यूट चल रहा है और तो इसके जो है ना एपिटोमाइज्ड इन द मस्कुलर अप्रोच दैट यूएस अडॉप्टेड द शोर ऑफ ग्लोबल हेजमनी ड्यूरिंग द ट्रम्प प्रेसिडेंसी एंड उसी के एंड कन्वर्सली चाइना क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी। तो दोनों ये जो यूएस का जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना ये जो मस्कुलर अप्रोच या फिर जो उनका ग्लोबल हेजमनी है वो अपना बरकरार करके रख रहे हैं, और उसी तरह चाइना क्या कर रहा है, ये जो वर्ल्ड मिलिट्री है और टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी डेवलप कर रहा है कि उनके पास ना मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है और टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है चाइना के पास है। और फिर ये देखते हैं कि एविडेंस ए ग्रेटर एसेंट ऑन एक्सप्लोरिंग प्रैग्मेटिक एवेन्यूज ऑफ को एग्जिस्टेंस थ्रू डी रिस्किंग द टू इकोनॉमीज और रेदर द डिसएंगेजमेंट और डीकपलिंग। और ये बोला जा रहा है कि भले वो डिसएंगेजमेंट ना हो या डीकपलिंग ना हो, लेकिन वो शांति बना करके रखे, क्योंकि ये दोनों ही सुपर पावर हैं। और ये बोला जा रहा है कि ये दोनों ही सुपर पावर है, अगर ये लोग आपस में भिड़ते हैं तो बाकी कंट्रीज का भी बहुत नुकसान होगा। इसीलिए तो ये हमने आर्टिकल कवर कर लिया। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल्स पे। अब ये देखते हैं वेलफेयर स्कीम बेनिफिशियरीज पुश बीजेपी टू विक्ट्री इन मध्य प्रदेश। तो इसमें ये नहीं देखना है कि कौन सा जीता और कैसे क्या, कि लेकिन अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है और ये जो है, और ये बोला जा रहा है कि उनकी जो सरकार बनी है वो बहुत सारी जो स्कीम्स है ये जो बीजेपी और जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है उनकी वजह से बनी है। तो हमारा फोकस ये रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितने भी स्कीम्स है हम उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करें, उसको इंपॉर्टेंस दें। तो यहाँ पे मेजरली 3-4 स्कीम की बात की गई है, जैसे तो हम उसको देखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो जितने भी जिनको घर बनाने में फंड एलोकेट करने का काम करती है वो, और दिस स्कीम रिपोर्टेडली बेनिफिटेड ओनली लेस देन 3 in 10 रेस्पोंडेंट, वो बोला गया है। और ये जो उज्ज्वला योजना है मोस्ट एक्सटेंसिवली बेनिफिटेड द वोटर्स विद ऑलमोस्ट 6 in 10 रिपोर्टिंग हैविंग बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आयुष्मान भारत योजना बेनिफिटेड नियरली हाफ द वोटर्स 49% ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये सारे जो रीजन की वजह से वहां पे यहाँ उनका जो विक्ट्री क्रिएट हुआ है। और भी जो योजना है वो देखते हैं, प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना है वो, और फिर उसके बाद आयुष्मान भारत योजना, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना और उज्ज्वला योजना। तो ये जो योजना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, और ये एक आर्टिकल है इंडिया रिमाइंड्स म्यांमार टू रिटर्न टू फेडरल डेमोक्रेसी। और ये इसलिए बोला जा रहा है कि फॉलोइंग इंटेंस फाइटिंग थाउजेंड्स ऑफ म्यांमारीज नेशनल इंक्लूडिंग फॉर्मर मिलिट्री पर्सोनेल और सॉट रिफ्यूजी इन इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अरिंदम बख्शी एक्सप्रेस्ड ए डीप कंसर्न ओवर कॉन्फ्लिक्ट इन द नेबरिंग कंट्री। तो इसमें यही है कि अभी जो है म्यांमार से बहुत सारे वो जो है इमिग्रेशन हो रहा है इंडिया में, तो उसी के लिए इंडिया ने रिमाइंड करवाया है कि इंडिया एक फेडरल डेमोक्रेसी है और ये जो इंडिया भी डेमोक्रेटिक है, तो ये जो भाईचारा है वो मेंटेन रहना चाहिए और फिर ऐसा कुछ ना करे जिसकी वजह से ये आपस की कंट्री में डिस्प्यूट्स हो। तो इसीलिए उनको रिमाइंड करवा रहा है कि ये जो म्यांमार है वो वापस एक फेडरल डेमोक्रेसी की तरह एक्ट करे। और ये जो है बोथ ट्रांजिशन, ये जो बोथ साइड हेल्थ डिस्कशन ऑन ए वाइड रेंज ऑफ इश्यूज कवरिंग द सिचुएशन अलोंग द बॉर्डर, सिक्योरिटी, ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, स्टेटस ऑफ बायलैटरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन म्यांमार एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ट्रांसनेशनल क्राइम्स। तो ये सारे जो है इन सारे टॉपिक्स पे इंडिया एंड म्यांमार ने डिस्कशन किया है। और फिर इंडियन साइड रिटरेटेड इट्स सपोर्ट टू म्यांमार फॉर द ट्रांसनेशनल टुवर्ड्स ए फेडरल डेमोक्रेसी। और ये जो इंडिया ने सपोर्ट किया है कि ये जो म्यांमार है वो अब ये जो ट्रांसनेशनल जो है ट्रांजिशन की तरफ बढ़े और वो फेडरल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। और ये भी बोला गया है कि ये जो डीप कंसर्न, और कंसर्न की बात ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो अरिंदम बख्शी हैं उन्होंने डीप कंसर्न जताया कि ये जो सिक्योरिटी, ये जो अभी क्या इतना ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है तो उससे क्या है सिक्योरिटी सिचुएशन और बॉर्डर मैनेजमेंट एंड ट्रांसनेशनल क्राइम्स इंक्रीज हो सकता है उसकी, इसीलिए
और ये जो है ना सपोर्ट टू कंटिन्यू, और इंडिया ने बोला क्या कि इंडिया जो है वो कंटिन्यू सपोर्ट करेगा पीपल सेंट्रिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में म्यांमार के, और ये जो रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है और जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है फॉर द बेनिफिटेड ऑफ पीपल ऑफ म्यांमार, उसमें भी इंडिया सपोर्ट करेगा। तो ये अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। और नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि ये जो गरबा डांस है गुजरात का, वो यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि ये जो गरबा ट्रेडिशनल डांस है ये वॉन द Wednesday included in the list of intangible cultural heritage by the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, जो यूनेस्को है उसमें शामिल कर लिया गया है। और ये जो है द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ द 15th कल्चरल आइटम फ्रॉम इंडिया टू मेक इट टू द यूनेस्को लिस्ट, और ये जो है ना यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और लास्ट ईयर भी ये जो 2 साल पहले कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है वो भी यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। और ये जो 2003 में कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, और ये जो है ना 2003 में भी ये जो है ना कन्वेंशन हुआ था कि ये जो सेफ गार्ड करेंगे जितने भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, और एक तो टेंजिबल होता है और दूसरा इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल जो हम लोग देख सकते हैं उसको छू नहीं सकते हैं पर वो फील कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ये सारी चीजें। और टेंजिबल में आता है जैसे फूड हो गया, आइटम हो गया, ये सारी चीजें। तो इसीलिए ये जो गरबा है वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। और टेंजिबल में जैसे मूर्ति वगैरह हो गया, मंदिर हो गया, और भी स्टैच्यू है या फिर जितने भी पुराना किला है वो सारे टेंजिबल में आते हैं। और ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल कल्चरल जो बॉडी है जो डिस्क्राइब किया गया है गरबा को, वो एक रिचुअलिस्टिक एंड डिवोशनल डांस परफॉर्म किया जाता है इंडिया में। तो इसको डिवोशनल और रिचुअलिस्टिक डांस की तरह लिया गया है, इसीलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो ठीक है, ये भी आर्टिकल हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। ये आर्टिकल देखते हैं, इंडियन ओरिजिन मीडिया के जो एग्जीक्यूटिव है और समीर शाह वो हेड करेंगे बीसीसी बोर्ड को। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि हमारे जो इंडियन ओरिजिन समीर शाह है वो शामिल हो गए हैं बीसीसी हेड बीसीसी बोर्ड में। तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। और ये जो आर्टिकल है, फूड प्राइसेस लाइकली टू शॉर्ट अप इन नवंबर, कि ये जो फूड प्राइसेस का जो है वो प्राइस बढ़ने वाला है नवंबर में। तो नवंबर में क्यों बढ़ा, उसका क्या रीजन है? एक तो मेन रीजन ये था कि वहां पे जो भी ये जो फेस्टिव सीजन था उसकी वजह से बहुत बढ़ा है। और ये जो है ना प्राइसली मील क्या है वो देखते हैं। The price of an average vegetarian meal surges to a 3-month high of 30.3 in November according to CRISIL। ये जो CRISIL है वो डाटा निकालने का काम करता है। The rise in meal price attributed to 58% and 35% month on month increases in onion and tomato pricely respectively। और ये जो है ना पहले क्या था कि ये जो टोमेटो का जो रेट था वो बहुत हाई हो गया था, उसके बाद अनियन का जो रेट है वो बहुत हाई हो गया था। और अब है कि कॉस्ट ऑफ पल्सेज whose sowing has been lower this year rises 21%। और ये भी बोला जा रहा है कि जो लोअर ये जो पल्सेस का जो कॉस्ट था वो बहुत धीमा चल रहा था, लेकिन अभी उसमें भी है ना ये 21% राइज हो गया है। और कॉस्ट ऑफ नॉन वेजिटेरियन मील rises at a slower pace due to marginal decline in the price of boilers। तो उसमें भी है ना वो धीरे 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 उसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। अब ये एक आर्टिकल है, गूगल अनविल से जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक ट्रेंड टू बिहेव लाइक ह्यूमंस। तो गूगल ने एक जेमिनी का आविष्कार किया है और उन्होंने बोला है क्या कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जेमिनी, और वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो ट्रेंड करेंगी और जो ट्रेंड है और बिहेव करेंगी ह्यूमन की तरह हूबहू। और इसमें और इसीलिए ये डिबेट का कारण भी बना हुआ है कि ये जो टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है वो प्रॉमिस एंड पेरिल्स कि ये जो है उससे कोई दिक्कत ना हो, और ये जो रोल आउट विल अनफोल्ड इन फेजेस, और भी इससे जो भी इसके बारे में जो खासियत है वो धीरे धीरे निकल के आएगी। और विथ लेस सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ जेमिनी, और उसके लिए एक तो जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बन रही है मॉडल और जो ह्यूमन लाइक एक्ट करेंगी वो तो जेमिनी हो गई, लेकिन एक जेमिनी की लोअर वर्जन या फिर उसको अब ये जो है जो उसी की तरह जो एक्ट करेंगी उसी का जो वर्जन है एक नैनो है, तो नैनो का भी आविष्कार किया गया जा रहा है। और देखेंगे ये जो प्रो बीइंग इमीडिएटली इनकॉर्पोरेटेड टू गूगल्स AI और पावर चैटबॉट और एंड इट्स पिक्सल 8 Pro
स्मार्टफ़ोन। और साथ के साथ अभी क्या है कि गूगल ने अपना एक फ़ोन निकाला है, और जैसे गूगल का जैसे ये जो चैटबॉट है गूगल का, ये जो एआई और ये जो चैटबॉट बार्ड, और इसका जो ये जो पिक्सेल है 8 प्रो स्मार्टफ़ोन, तो वो सारी चीज़ें भी है ना, ये इनकॉर्पोरेटेड है, गूगल से ही ये बनाया गया है ये सारी चीज़ें। और ये भी देखते हैं कि और ये जो गूगल का जो है, ये जो जेमिनी बनाई गई है, वो एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेगी। और ये जो गूगल है, जो प्रॉमिस करता है बार्ड विल बिकम मोर इंट्यूटिव एंड बेटर एट टास्क दैट इन्वॉल्व और प्लानिंग, कि जो भी हम काम करना चाहते हैं, उन सारे काम में जो हेल्पफुल रहेगा ये जो बार्ड, उसी तरह जेमिनी भी उतनी ही हेल्पफुल रहेगी और हेल्पफुल काम करेगी। कि इसलिए क्योंकि ये जो सिंगल बार्ड पे ही पूरा बर्डन ना आ जाए, इसीलिए जो जेमिनी को बनाया गया है, तो ये जेमिनी इसका हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेगी। और ऑन द पिक्सल 8 प्रो, और ये जो जेमिनी है विल बी एबल टू क्विकली समराइज रिकॉर्डिंग मेड ऑन द डिवाइस एंड प्रोवाइड ऑटोमेटिक रिप्लाईज ऑन मैसेजिंग सर्विसेज, और स्टार्टिंग विद द व्हाट्सएप अकॉर्डिंग टू गूगल। और ये जो जेमिनी क्या काम करेगी, ये जेमिनी जो है ना, वो ऑटोमेटिक, वो खुद से ही, जैसे कि कोई मैसेज आता है तो वो खुद से ही मैसेज का रिप्लाई दे देगी, और स्टार्ट किया जाएगा व्हाट्सएप से, और गूगल ने ऐसा बताया है। और फिर ये जो बार्ड है और ये जो जेमिनी है, तो जेमिनी में ना बहुत सारे ये जो बार्ड आया था, उससे भी ज़्यादा इन ये जो इसको डेवलप्ड और एडवांस बनाया गया है जेमिनी को। और ये जो बार्ड एडवांस्ड है, ये जूस्ड अप वर्जन ऑफ द चैटबॉट। और ये जो बार्ड और एक बार्ड एडवांस भी आ रहा है, जो पहले चैटबॉट आया है उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का होगा ये जो बार्ड एडवांस्ड है वो। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एट फर्स्ट विल ओनली वर्क इन इंग्लिश लैंग्वेज आउट ऑफ द वर्ल्ड। अभी ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो अभी जो है ना, वो इंग्लिश में ही काम करेगी पूरे जो वर्ल्ड में, लेकिन बाद में धीरे धीरे और भी जिसमें इसकी जो टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट होगा, तो ये धीरे धीरे अदर लैंग्वेज में भी काम करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे कि ये बार्ड एडवांस्ड है, क्योंकि बार्ड एडवांस जो आने वाला है, वो क्या करेगा, ये जो माइट बी कैपेबल ऑफ अनप्रेसिडेंटेड एआई और मल्टीटास्किंग बाय साइमल्टेनियसली रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग टेक्स्ट, फोटोज एंड वीडियो। और ये क्या करेगा, जैसे अभी जो चैटबॉट है और ये जो चैट जीपीटी है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, सिर्फ मैसेजिंग का ही काम करती हैं। तो इस पे आप है ना, ऑडियो या वीडियो का कुछ फंक्शन नहीं अवेलेबल है। लेकिन ये जो बार्ड एडवांस्ड है, वो क्या करेगा, ये मल्टीटास्किंग की तरह बनाया जा रहा है, कि उससे आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, फोटोज भी ले सकते हैं, और वो वीडियोस में भी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें जो इसमें एडवांसमेंट दिया जा रहा है। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर कर लिया है, तो आप इन सबको देखिए, पढ़िए, और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप उन सबको फिर से एक बार देख लीजिए और खुद से पढ़िए, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। और इसको आप 1-2 बार सुन लीजिए, और उसके साथ-साथ आप खुद से पढ़ भी लीजिए, ताकि आपको फिर दोबारा में, या अगर इस टाइप का कोई न्यूज़ आता है, तो फिर दिक्कत ना हो। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने जो भी फीडबैक है और जो भी आप बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई सा भी एनहांसमेंट हो, या फिर मैं अपने तरीके में कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ, तो वो सारा कुछ आप कमेंट में लिख कर के बता सकते हैं। तो थैंक यू।